नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप इस समय जुड़े हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से। आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय पर बात करने वाले हैं। विषय कुछ इस प्रकार है कि अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। तमाम लोगों के बयान भी आए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, केवल नंबर है और नंबर का कोई विशेष मतलब नहीं होता। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि बहुत से लोगों ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी की स्थिति में जाने वाली है। आखिर दोनों में कंट्राडिक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? और जो बातें अभी निकल कर के आ रही हैं, जो न्यूज़ हमने देखा, और ये कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की ग्रोथ रेट दर्ज करेगी। इसी बात को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बधाई भी दिया। जो हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, उस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हम पूरा भी कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि कोई तो झूठ बोल रहा है, कहीं तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.7% की ग्रोथ रेट दर्ज करेगी। तो ये अनुमान है और अनुमान के आंकड़े बदलते रहते हैं। एसबीआई ने कहा, आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा या किसी ने भी कहा, तो ये अनुमान के आंकड़े बदलते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी ग्लोबल टेंशन के बावजूद यदि हमारे देश में गैस और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से, ऐसा कहने का मतलब ये है कि आपूर्ति प्रभावित क्यों होने की वजह से जो हमारी उत्पादन लागत बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बावजूद भी ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.7% की ग्रोथ रेट दर्ज करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है 140 करोड़ की आबादी है, उनको कंग्रेचुलेट किया है कि भैया हम ऐसा कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास इंजन है। विकास इंजन कैसे है, किस आधार पर कह रहा है, ये समझना ज़रूरी है। वहीं ये देखें तो आर्थिक विकास में सुधार और आसान नीति के चलते 2026 में जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये कहा गया है कि पुनः वापसी के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि भारत का शेयर बाजार क्रैश हुआ, काफ़ी नीचे चला गया था, क्योंकि यहाँ से जो इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा निकाल रहे थे। निकालने के पीछे कारण ये था कि रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो रहा है और उस कमज़ोरी को देखते हुए उनको लगा कि भारत में निवेश करना सेफ नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, भारतीय रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के चांसेस नहीं हैं। इसलिए यहाँ से पैसा निकालो और निकाल करके ले चलो। इसीलिए इन सभी बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि पुनः वापस आ सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वापस आ सकता है, संकेत मिल रहा है। भारत में निजी निवेश में 6.7% की वृद्धि हुई है, जो पूंजीगत व्यय चक्र में निर्णायक पुनरुद्धार का संकेत भी है, ऐसा भी कहा गया। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जो वृद्धि है, ये कारण बता रहे हैं कि भारत की वृद्धि कैसे होगी, ग्रोथ रेट कैसे दर्ज होगी। दरअसल भारत की आबादी इतनी बड़ी है और हम लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बनाते भी हैं, खाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो फिलहाल अभी बेचने वाला मुद्दा थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि विश्व में स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। उधर रूस यूक्रेन की बात कर सकते हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल की बात कर सकते हैं। तो ग्लोबल टेंशन बनी हुई है। इस वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में या विश्व की अर्थव्यवस्था में कहें तो डिमांड कम है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। भले ही हम निर्यात न करें, लेकिन हमारे देश में जितनी बड़ी आबादी है, आबादी विविधतापूर्ण है। यानी कि विविधतापूर्ण आबादी का मतलब जितनी विविधता अधिक होगी, उतनी ही विविध वस्तुओं की मांग होगी और उतनी ही विविध प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन भी होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी डिमांड है तो हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात जरूरी होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में निर्यात को देखा जाता है।
निर्यात का मतलब जो हम अधिक वस्तुएं बना रहे हैं उन वस्तुओं को हम बेच दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास बेचने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वैश्विक खरीदार तैयार नहीं है, स्थितियां ठीक नहीं है। मान के चलते हैं तो हमारी घरेलू स्थितियां तो ठीक है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि भारत की वृद्धि घरेलू मांग से प्रेरित होगी क्योंकि बाहरी वातावरण अनिश्चित बना हुआ है। तो अनिश्चित क्यों बना हुआ है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कब कैसा रहा है ये भी समझना ज़रूरी है, और उसके बाद हम 7.7% की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ से आंकड़ा मिलना आसान है और समझना आसान है। तो 2019-20 में देखें तो 3.7%, 2020-21 की बात करें तो कोविड-19 था, लॉकडाउन था, केवल भारत नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक ग्रोथ रेट दर्ज कर रही थी, तो भारत पर भी प्रभाव स्वाभाविक है। 2021-22 की बात करें तो 8.7%, यहाँ पर डबल स्टार है, ये भी ध्यान रखें। 2022-23 की बात करें तो 7%, और 2023-24 6.0 से लेकर के 6.8% की स्थिति। अब यही सारी बातें आप यहाँ पर देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या रही है, सर्विस सेक्टर की स्थिति क्या रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा रहा है, एग्रीकल्चर कैसा रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसा रहा है। कुल मिलाकर के जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं। तो 2023-24 में ये जो बातें यहाँ पर बताई गई है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है उस ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो जो हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, डेफिनेटली हम उस अर्थव्यवस्था के यानी कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, ऐसा मान करके चल रहे हैं। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो पिछले 25 वर्षों के ग्रोथ रेट को देखें और ग्रोथ रेट का जो रेशियो रहा है उसके आधार पर देखें तो वर्ष 2052-2054 तक जो अर्थव्यवस्था हमारी हो सकती है, फाइनली हम 2054 तक की बात करें तो हम $55.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन पिछले 25 वर्ष के ट्रेंड को देखते हुए ऐसा कहा गया है। पिछले 11 वर्ष के ट्रेंड को देखें तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 11 वर्ष के ट्रेंड के अनुसार वर्ष 2054 तक हम 31.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसी के रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो इसमें आंकड़े भी बताए गए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे दर्ज करेगी, क्या इन्फ्लेशन की वजह से है। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखने और समझने को मिलती हैं कि एक है जिसे रियल जीडीपी कहते हैं और एक नॉमिनल जीडीपी। तो आखिर इन दोनों के आधार पर अगर कोई कहे कि आधार वर्ष यानी कि रियल जीडीपी के आधार पर हम कितनी ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कैसे दर्ज कर रहे हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है, और ये चीज़ें क्लियरिटी रहेंगी तो आगे के लिए आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो जीडीपी इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब दोनों को हम देख लें, अब इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मूल्य हमने कब का लिया है, तो दो मूल्य हमने लिया है, एक आधार वर्ष का मूल्य और एक वर्तमान वर्ष का मूल्य। अब प्रोडक्शन किस वर्ष का लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वर्तमान वर्ष में हमने कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया उसके आधार पर देखें तो हमने माना कि वर्तमान वर्ष में हमने 10 मार्कर का उत्पादन किया, वर्तमान वर्ष में 10 मार्कर का उत्पादन किया, और आधार वर्ष के हिसाब से देखें तो एक मार्कर का मूल्य 20 रुपये था। तो इसके हिसाब से हमने 20 × 10 निकाल लिया, ये हमारे पास आंकड़ा आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि पेन का उत्पादन किया, और वर्तमान वर्ष में हमने टोटल 20 पेन का उत्पादन किया। एक पेन का मूल्य आधार वर्ष के हिसाब से देखें तो 200 रुपये है, लेकिन दोनों में यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक मार्कर है, इसकी क्वांटिटी 10 है, पेन की क्वांटिटी 20 है, और इसका मूल्य भी हमने देख लिया आधार वर्ष के हिसाब से। अब सोचने वाली बात है कि जब आधार वर्ष के हिसाब से हमने देखा तो मूल्य 20 रुपये था, और दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद हमारा ये जो निकल करके आया ये रियल जीडीपी है।
इसको हम क्या कह रहे हैं, रियल जीडीपी है, क्योंकि आधार वर्ष का मूल्य हमने लिया है इसलिए इसको रियल जीडीपी कहा जा रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 11-12 आधार वर्ष को हमने लिया है, हालांकि अब परिवर्तित कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से वर्तमान वर्ष की कीमतों को देखें तो आधार वर्ष के हिसाब से हमने एक मार्कर की कीमत देखा, एक मार्कर की कीमत कितना था, 20 रुपये, लेकिन वर्तमान वर्ष में उसी एक मार्कर की कीमत बढ़ करके 50 रुपये हो गई है। यहाँ पर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदला है, लेकिन इसका मूल्य ज़रूर बढ़ गया है। पेन की बात करें तो वर्तमान वर्ष में एक पेन का मूल्य 500 रुपये है, तो इन सब के आधार पर हमने निकाला तो ये आंकड़ा निकल करके आया, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। यानी कि दोनों के बीच में हमने तुलना कर लिया तो इन्फ्लेशन हमें पता चल गया, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। फिलहाल के लिए नॉमिनल जीडीपी जिसे आप मौद्रिक जीडीपी भी कह सकते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें वृद्धि कब होगी। इसमें वृद्धि तब हो सकती है या तो हमारा उत्पादन बढ़ जाए, यानी कि उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए, या फिर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉमिनल जीडीपी है। इसमें वृद्धि यानी कि ये जो आंकड़ा है इसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब यहाँ पर आंकड़े परिवर्तित हों। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला रियल जीडीपी हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये 3 कारणों से बढ़ सकता है, या तो हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा लिया हो, या फिर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो गई हो, या फिर दोनों ही हो गया हो, दोनों ही स्थितियां हो, यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया हो, ठीक है। और इन दोनों के साथ साथ ये भी हमने देख लिया कि न केवल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी बढ़ा है, और हमने कहा कि ये दोनों ही बढ़ गया है, तो दोनों एक साथ बढ़ सकता है। तो ये मूल्य तभी बढ़ेगा जब 3 स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ये तभी बढ़ सकता है जब एक स्थिति हो सकती है जब हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि हमने अधिक मात्रा में 10 मार्कर की जगह हमने 20 मार्कर का उत्पादन कर लिया, या 20 की जगह हमने 40 का उत्पादन कर लिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इन सभी बातों को समझने के साथ साथ अब दोबारा पीछे की स्लाइड पर लेकर के चलता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहा कि IMF ने कहा है कि यह विश्व के विकास का इंजन बनेगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था। समझने वाली बात यह है कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी जो संस्था है, IMF कह लीजिए, वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, या कोई भी अगर किसी अर्थव्यवस्था के अनुमान यानी कि ग्रोथ का अनुमान लगाती है तो किस आधार पर लगाया जाता है। तो यदि हमारा ग्रोथ हो रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ होने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम इसका मापन पर कैपिटा इनकम के आधार पर कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम तब बढ़ेगा जब हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय तब बढ़ेगी जब हमारे देश में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का मूल्य बढ़ेगा। प्रोडक्शन होने का मतलब है कि हमें निवेश करना पड़ेगा। निवेश कैसा, या तो घरेलू निवेश हो या विदेशी निवेश हो। घरेलू निवेश तभी हो सकता है जब हमारे देश में बचत अधिक हो, और बचत अधिक करने के लिए हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, और वित्तीय साक्षरता भी बढ़ेगी, तब जाकर के हमारे देश में बचत बढ़ेगा। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी ट्रेंड को देखती हैं, और ट्रेंड को देखने के बाद यह अनुमान लगाती हैं कि पिछले वर्ष मान लीजिए भारत की पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए थी, इस वर्ष यानी कि अगले वर्ष बढ़ करके ये 1,20,000 हो सकती है। तो इस आधार पर अनुमान लगाया गया। अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा विदेशी निवेश के बारे में। विदेशी निवेश भारत में तभी हो सकता है जब हमारे देश में निवेश को प्रोत्साहित करने की नीतियां हों। तो निवेश को प्रोत्साहित करने की नीतियों का मतलब ये है कि हमारे देश में व्यापार सुगमता जितना बेहतर होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना ही हमारे देश में निवेश बढ़ेगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हमने इस क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किया है। क्या क्या प्रयास किया है, उन प्रयासों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर हमारे देश में मांग है तो ही प्रोडक्शन होगा, यदि मांग नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जब खरीदने वाला ही नहीं है तो उत्पादन करके व्यापारी क्या करेगा। तो इसलिए घरेलू स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, और अभी जो रिपोर्ट आई है उन सभी को एक साथ क्लब करके देखें, तो हमारा विदेशी मांग तो अभी प्रभावित हुआ है, जैसा कि IMF मार्गन की रिपोर्ट भी कह रही है।
लेकिन हमारे देश में इतनी डिमांड है क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, इसलिए जो घरेलू मांग है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है और इस आधार पर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया है। तो अगर केवल घरेलू निवेश की बात करें तो पीएलआई योजना भी शुरू की गई है। पीएलआई योजना न केवल घरेलू कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए है। कॉरपोरेट टैक्स में सरकार ने कमी किया है। इसके अलावा एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है जो पहले ही हो चुका है। इसके साथ साथ एमएसएमई को ऋण भी प्रदान किया जा रहा है आसान किस्तों पर, आसान दरों पर, ताकि वो आसानी से निवेश कर सकें और प्रोडक्शन कर सकें। इसके अलावा व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। राज्यों की अपनी निवेश की नीतियां भी हैं जिससे हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ी हुई है। तो डिमांड, चूंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगा। इसके साथ साथ अब दोनों की बात कर लें, यानी कि घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो पीएलआई योजना के बारे में मैंने आपसे बात किया ही, और इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी भारत में, ये मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं, निवेश के लिए आ रही है तो सबसे पहले उसे क्लियरेंस चाहिए, यानी कि सरकार की मंजूरी के साथ साथ जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है वो आसान होनी चाहिए ताकि वो भारत में आसानी से निवेश कर सके। निवेश करने के लिए हमने एकल विंडो बनाया है या एकल खिड़की व्यवस्था कह सकते हैं, जिसमें एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। एफडीआई सीमा में भी हमने परिवर्तन किया है, यानी कि एफडीआई कैसे एक स्वचालित मार्ग से, एक सरकारी मार्ग से, स्वचालित मार्ग से कुछ क्षेत्रों में हमने 100% एफडीआई दे दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज़ का निवेश बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं और ऐसा करने से हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट प्रभावित होगी, सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, ऐसा कहा जा सकता है। एक निवेश के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब ये है, आधारभूत संरचना ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे, उन्हें आधारभूत संरचना कहते हैं। तो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी भारत में लगातार काम किया गया है और पीएम गति शक्ति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए अनुमान लगाना आसान हो गया है किसी भी संस्था के द्वारा, या किसी भी संस्था के लिए अनुमान लगाना आसान हो गया है कि भारत की ग्रोथ रेट कैसी रहने वाली है या कितनी रहने वाली है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।